नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, रोमर। अगर आप लोग को मालूम होगा तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इसका सही जवाब रोमर होगा। दोस्तों, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसकी पहचान न्यूटन ने किया। जी हाँ दोस्तों, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के से मिलकर बना है और सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। और दोस्तों आगे देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। दोस्तों यहाँ पर 8 की जगह पर परसेंट आ गया है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। लगभग में है दोस्तों 8 मिनट 19 सेकेंड, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 5 सेकेंड 8 सेकेंड भी देखने को मिलेगा। तो इससे घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लगभग में ही रहेगा, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किस में होता है दोस्तों किसी वस्तु का भार? अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग कमेंट में आंसर लगा सकते हो। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर है निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस्पात में ध्वनि का चाल अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? जी हाँ दोस्तों, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होता है और ये सफ़ेद रंग की बात कही जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सत्य तथा पवित्रता की। दोस्तों आइए हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, सबसे ऊपर केसरिया रंग होती है और बीच में सफ़ेद और नीचे में हरा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन स्मृति का प्रतीक है। ठीक है, अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में होता है और राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में 22 तीलियाँ होती है। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि दोस्तों अगर नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को स्टॉप कर नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप लोग नोट करिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में आपका 100 से 100-150 क्वेश्चन बन जाएगा इसी 30 क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? यहाँ वो सर्वप्रथम भाषा पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, फोर्ट्रान होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, फोर्ट्रान। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, कोबोल उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया गया है। अब दोस्तों नीचे देखिएगा, वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, IBM कंप्यूटर एक कंप्यूटर के कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होगा। और कंप्यूटर अशुद्धियों का बग कहा जाता है। अशुद्धि अगर होगा उसमें तो उसे बग कहा जाता है। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, मालूम है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो कमेंट में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, हेपरिन होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। शरीर के अंदर अगर रक्त थक्का नहीं बन रहा है तो हेपरिन के कारण नहीं बनता है। अगर हर किसी का शरीर में सर्कुलेशन 24 आवर्स होता रहता है तो वह हेपरिन के कारण ही होता है। ठीक है,
देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। देखिए थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजेन है और हेपारिन रक्त को हमेशा लिक्विड की अवस्था में रखता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिएगा मनुष्य के रक्त के विभिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। और दोस्तों स्तनधारियों में लाल रक्त का कण उभयतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊत, देखिए दोस्तों अपवाद यानी ऊँट में केंद्रक नहीं होता है। रक्त वर्ग ओ वर्ग दानकर्ता को यूनिवर्सल दाता कहते हैं। वो जो ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप वो किसी को दिया जा सकता है मगर वो किसी को ले नहीं सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों वो ब्लड ग्रुप वाले केवल दे सकते हैं, किसी का ब्लड ले नहीं सकते। नीचे देखिए दोस्तों रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबका ब्लड ले सकता है मगर किसी को दे नहीं सकता। और लाल रक्त कोशिकाएं रक्त और श्वेत रक्त कोशिकाएं के बीच का अनुपात 6:1 का होता है। ठीक है, नीचे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? कौन सा यान है दोस्तों? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, अपोलो 2 है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा अपोलो 2। इसके बारे में जानिए दोस्तों यहाँ पर प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 है और यहाँ पर यह अपोलो 2 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरवी में स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन है। आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शेख अहमदाबाद में है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा ACAF हासन कर्नाटक में है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गगरिन था और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? किस भाग में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, क्वीन मैरी लैंड। ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मैरी लैंड में भारत का स्थायी केंद्र है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को गोवा बंदरगाह से नौयान जहाज पोलर सर्कल से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था। दोस्तों आगे देखिएगा यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान केंद्र है भारत की, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है, अतः इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा पॉइंट, लाइकेन तथा मास यहाँ की मुख्य वनस्पति है। अगर पूछा जाए कि अंटार्कटिका का मुख्य वनस्पति कौन सा है तो लाइकेन और मास। एब्रूस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका पर एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है एब्रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, दूर वाले प्रतिबिंब का वस्तु कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों यहाँ पर निकट दृष्टि में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नीचे देखिएगा, वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सिलियरी मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण अबिंदुका दृष्टि दोष होता है। अबिंदुका को गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है
ये दोस्तों लगभग में ही आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 5000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। विश्व में प्रचारित किया जाता है कि चीन की मंदारिन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी ने इसको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। देशवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि दुनिया में हिंदी का प्रसार तेजी से हो रहा है और हिंदी विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय और बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हिंदी भाषा के बारे में, भारतीय भाषा के बारे में। भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में जी हाँ 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन 2011 के आंकड़े के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा एक भाषा को बोलते हैं, ऐसी 121 भाषाएं भारत में बोली जाती है। मतलब कि 10,000 ऐसे लोग हैं जो कि 121 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, समझी जाती है। हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है, इसलिए आपको सभी सरकारी काम हिंदी और इंग्लिश भाषा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना कोण बनता है? कितना कोण बनता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, बी की जगह पर सी हो गया, सी की जगह पर बी होगा, मगर इसका राइट आंसर होगा 18 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा 18 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जी हाँ, सिंपल ही क्वेश्चन है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 661 का कोण बनता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेकेंड है, प्रति सेंटीमीटर है। और सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी। देखिए दोस्तों, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ऑप्शन में सी ऊपर चला गया है, बी नीचे आ गया है, और इसका राइट आंसर गोदावरी होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी गोदावरी याद रखिएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे से कोई बात नहीं है दोस्तों, सही जानकारी मिलनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील है, जो कि कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों इसके बारे में और भी जानिए। यहाँ पर सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर 1.5 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा दक्षिण अफ्रीका की रेगिस्तान है। और भारत की थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा 12,872 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। सबसे बड़ा रेलवे पुल बेबानद पुल केरल में स्थित है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर क्वेश्चन को नोट करिए दोस्तों, डेली इस तरह से आपको सेट मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। इस इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली कहा जाता है। और मिलीजुली शैली बेसर शैली कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो दक्षिण भारत में साउथ इंडियन में होती है वो द्रविड़ शैली होती है, और नॉर्थ में होता है वो नागर शैली होता है, और जो बीच में मिलीजुली शैली होता है उसे बेसर शैली कहा जाता है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, रूपक। रूपक कहलाते थे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा रूपक। इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है।
अब सोना का सिक्का अगर आपसे पूछा जाए तो उसे क्या कहा जाता है गुप्त शासक में? दिनार। चांदी के सिक्के शंकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय में जारी किया गया। देखिए दोस्तों, शुरू किए थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, मगर पूरे साम्राज्य में शुरू कौन किए? स्कंदगुप्त के शासनकाल में जारी किया गया। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटिन और कांसे की मुद्राएं का प्रचलन किया। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी किया गया, तो वह कनिष्क के शासनकाल में जारी किया गया। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किया गया था। कुषाण मतलब एक शासक है और उनके शासक कौन है? कनिष्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दशमलव प्रणाली शुरू किया? सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, अलाउद्दीन। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने और सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। और दोस्तों नीचे देखिएगा, देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा पॉइंट, अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रचलित इनके शासनकाल में अच्छे काम हुआ था तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाप था। अगर बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो अली और गुरसाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शून्य आधारित बजट, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। पूरी नए सिरे से एकदम स्टार्टिंग करने को ही शून्य आधारित बजट कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। जी हाँ दोस्तों, शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है और यहाँ पर शून्य काल भारत की देन है। देखिए दोस्तों, शून्य काल और शून्य आधारित बजट अलग अलग चीज़ है, तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। शून्य आधारित बजट पूछा जाए तो अमेरिका की देन है और शून्य काल पूछा जाए तो ये भारत की देन है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को काकस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पशु सत्र कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पशु शस्त्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है दोस्तों? मालूम है अगर आपको तो सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, निश्चित आय के व्यक्ति पर। निश्चित आय के व्यक्ति पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई बढ़ जाती है। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, किंतु व्यापक रूप से थोक मूल्य सूचकांक की ही प्रमुख सूचकांक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष प्रेजेंट में 2011 और 12 है। अगर पूछा जाए एग्जाम में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है तो 2011 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की? किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, गुरनार मिंडल ने दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, गुरनार मिंडल। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर रोलिंग प्लान अनवरत योजना रंगनर नक्श की अवधारणा है। रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया है। गुरनार मिंडल ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम योजना हेरोडमन मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर
आधारित थी। दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था, कौन होता था दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, पेशवा होता था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ थी। मराठा का नेता विश्वास राव थे। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पेशवा नाना फडणवीस को मेकियावेली भी कहा जाता है और माधवराव नारायण प्रथम को अंतिम महान पेशवा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? 19 का सही जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है उपयुक्त सभी, प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में जानिएगा, पॉइंट है 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1888 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी। देखिए दोस्तों, पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आयरन की। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर नीचे हो गया है बी और इसका राइट आंसर बी ही होगा, सी ऊपर चला गया है, तो ऑप्शन से घबराना नहीं है, इसका राइट आंसर आपको जानना है। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर पालक में लोहा पाया जाता है यानी आयरन। मछली के लीवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है। मछली और मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों नीचे देखिएगा, गाजर मूली में विटामिन ए पाया जाता है और टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग किसमें करती है? किसमें करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सुरक्षा परिषद के लिए करती है। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षा परिषद 15 सदस्य संस्था है। इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और जो अस्थायी सदस्य हो तो परमानेंट रहेंगे। और अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके प्रथम महासचिव त्रिंगवेली थे। पूछा जाता है दोस्तों हर एग्जामों में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिंगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? किस देश में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, चीन में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, चीन में। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि चीन हमारे पड़ोसी देश है और अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला है। दोस्तों तो आप लोग गूगल कर चेक कर सकते हो, गूगल में साफ साफ लिखा गया है। गूगल में दोस्तों लिखा गया यही बात जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रकृति के कुछ दृश्य विज्ञान द्वारा ही समझे जा सकते हैं, जैसे एक दृश्य आसमान में एक साथ 3 या 5 सूर्य दिखाई देना। ऐसा दुर्लभ दृश्य उत्तरी चीन के शहर सिंगनाइचू में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के शहर का नाम है दोस्तों, ऐसा ही चाइना में नाम रहता है। आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल में और देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? किसने उपलब्ध कराए थे दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, अकबर ने। अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। इनके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया था।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण फांसी पर लटका दिया था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। सिखों का प्रथम गुरु नानक थे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, याद रहे, ठीक है। इसके बारे में जानिए दोस्तों, संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, अंग 3 होते हैं मगर सदन कितने होते हैं? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन और पहला सदन, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन और दूसरा सदन है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भारत में संसदीय सरकार है। इसका अर्थ है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? क्रॉस लेंस पूछा गया है, खिलाड़ियों की संख्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए। देखिए दोस्तों, क्रॉस लेंस 8 होती है और यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों की संख्या भी दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए क्रॉस लेंस कितनी होती है खो खो में, तो 8 होती है, और खिलाड़ी की संख्या पूछा जाए तो कितना होता है? तो 9 होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। खो खो का प्रमुख शब्दावली चेस, चेजर, एक्टिव, क्रॉस लेंस इत्यादि है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कोवालूर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक बंगलोर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शेख अहमदाबाद में है, और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र थुम्बा में है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन का अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी। इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। उसी समय दोस्तों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, और 1930 में ये प्रथम बार 26 जनवरी को ही झंडा फहराया गया था पूरे भारत में। दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, बड़ा निकोबार द्वीप में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए होगा, एक लिखा गया ए होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, बड़ा निकोबार द्वीप में। इसके बारे में जानिए दोस्तों, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 29 नंबर, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, प्रधान देशांतर पर। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, प्रधान देशांतर पर। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर प्रधान देशांतर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरेक कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 101 किलोमीटर होती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब देना है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? न्यूनतम पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ये होगा 5।
सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत के न्यायालय में कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5 होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों यहाँ पर। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। तो दोस्तों ये था टॉप 30 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 150 प्लस क्वेश्चन मिला होगा। अगर नोट करिएगा तो देखिए दोस्तों डेली इस तरह से प्रैक्टिस टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। इस तरह से आपको वीडियो डेली देखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ को बताया जाएगा और हर क्वेश्चन में आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपका लगभग दोस्तों 150 से 200 क्वेश्चन भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों डेली वीडियो देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।